नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड की समसामयिक घटनाओं पर आधारित रहेगी। यहां से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टिहरी बांध परियोजना पंपिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा ये प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को किस वर्ष तक कंप्लीट किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट से क्या लाभ होगा, ये क्यों बनाया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे आप टेरी हाइड्रोलिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पंपिंग स्टोर प्रोजेक्ट का कार्य मार्च 2024 तक पूरा होने की यहाँ पर क्या की गई है, संभावनाएं की गई है। पूछा जा सकता है कि भैया जो टिहरी बांध परियोजना पंपिंग प्रोजेक्ट है वो कब तक इसका कार्य पूरा हो सकता है। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो 2024, 2025 इस प्रकार से दिए रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए मार्च 2024 तक ये पूरे करने की संभावनाएं हैं। अगर इस पंपिंग स्टोर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, कार्य पूरा होने पर यहाँ पर जब ये कार्य पूरा हो जाएगा इस परियोजना का, तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे यहाँ पर 2400 मेगावाट यहाँ पर बिजली का ये उत्पादन करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि उत्तराखंड में ऐसी कौन सी परियोजना है जो आपके 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है आपके टिहरी बांध परियोजना पंपिंग प्रोजेक्ट है, इसके तहत आपको 2400 मेगावाट बिजली का ये उत्पादन करेगा और वर्ष 2023 के अंत तक ये परियोजना की जो पहली टरबाइन से विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। अब टरबाइन क्या होता है, जो बिजली के जो बड़े बड़े पहिए होते हैं जहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है वो रोटेट होते हैं। आपके ये लेके चलिए 2023 इसी साल के अंत में इसकी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। जब इसमें पानी छोड़ा जाएगा तो इसकी टरबाइनें जब घूमेंगी तो तभी से यहाँ पर से क्या होगा, इसमें विद्युत उत्पादन यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए टीएचडीसी राजस्थान में 1000 मेगावाट और उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट को सोलर पार्क यहाँ पर बनाने जा रही है। ये आपको पता होना चाहिए। कभी पूछा जाता है कि राजस्थान में कितना मेगावाट ये सोलर उत्पादन किया जाएगा, तो 1000 मेगावाट यहाँ पर किया जाए सोलर पार्क यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जिससे कि आपके सीधे डायरेक्ट जो सूर्य से किरणें जो प्राप्त होती हैं उससे क्या है बिजली के रूप में उसे परिवर्तित करके ये तमाम चीज़ें की जाने वाली हैं। और उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट बनाए। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर लोहिती नदी पर यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर भी बनाए जा रहे हैं। अरुणाचल नदी पर यहाँ पर लोहिती ये नदी पर क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पर 2 प्रोजेक्टों पर कार्य चल रहा है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि देश की 5वीं साइंस सिटी जो स्थापित की जा रही है वो कहाँ की जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य में देश की 5वीं साइंस सिटी को यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है उत्तराखंड में देश की 5वीं क्या साइंस सिटी का निर्माण यहाँ पर होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में जो देश की 5वीं साइंस सिटी का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCMM के साथ MOU पर हस्ताक्षर कर दिए गए। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच MOU में यहाँ पर क्या करते हैं, साझा दस्तखत यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, अब इस दस्तखत से ये हो गया कि भैया अब उत्तराखंड में आपकी जो देश की 5वीं साइंस सिटी का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले साइंस सिटी के निर्माण का दायित्व लोक निर्माण विभाग को दिया गया था। देखिए, इस कार्य को जो करेगा वो आपके लोक निर्माण विभाग इस कार्य को किया जाएगा। इस पर थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है। साइंस सिटी में विज्ञान के तमाम मॉडलों के माध्यम से पर्यावरण और भौगोलिक घटनाओं के बारे में बताया जाएगा। साथ ही विज्ञान के संबंधित अनुप्रयोगों को आसान मॉडल में समझाया जाएगा। कहने का मेरा मतलब है इसमें कि भैया जब ये साइंस सिटी उत्तराखंड में बन जाएगी, इससे हमारा जो पर्यावरण है कितना प्रदूषित हो रहा है, क्या पर्यावरण में किन चीज़ों का परिवर्तन हो रहा है, तमाम चीज़ें, और साथ ही जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस प्रकार से ऋतुएं परिवर्तन हो रही है, उनमें भी कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात रहेगी। क्योंकि किस प्रकार से मौसम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का किस प्रकार से अधिक मानव जाति पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो भौगोलिक जो घटनाएं हैं, चाहे भूकंप आना या लैंडस्लाइड होना या बेवक्त आपदाओं का आना, इस मॉडल से क्या होगा, इससे हमें ये पूर्वानुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि तमाम चीज़ें क्या होगी। अब देखिए, जीवन में जो बातें हैं वह घटनाएं आम जीवन का हिस्सा होता है, उनको वैज्ञानिक पहलुओं से प्रयोगी तौर पर इसमें लाया जाएगा। और साथ ही अगर मैं कहूँ छात्रों को
समझदार नागरिकों को विज्ञान की बारीकियों को समझाने में इसमें क्या करें मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड सरकार के लिए साइंस के रू और बच्चों का जो रुझान है, जो लोगों का रुझान है, कहीं ना कहीं ये बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या करें, देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी पूछा जाएगा कि चमोली में कीवी पौधा रोपण, ये महत्वपूर्ण है, पॉइंट देख लीजिए। पूछा जाएगा कि किस जनपद में कीवी के पौधे को रोपण किया जा रहा है, उसकी बागवानी की जा रही है, तो आपको बताना है जी ये चमोली जिले में ये किया जाता है। देखिए चमोली जिले में इस वर्ष उद्यान विभाग के माध्यम से क्या है 8,355 कीवी के पौधों का यहाँ पर रोपण किया गया है। कभी इसकी क्वांटिटी पूछा जा सकता है कि चमोली जनपद में 2023 में कितने कीवी के वृक्षों का रोपण किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 8,355 कीवी के पौधों का यहाँ पर रोपण कर दिया। और कितने किसानों को इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर आंकड़ा देख लीजिए 761 किसानों को यहाँ पर किया गया है, इस से लाभान्वित किया गया है। ठीक है, किससे, जो कीवी के पौधे से इसको क्या किया गया, इनको लाभान्वित किया गया, इनको दिया गया जिससे कि वो अपनी फसल को उगा सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उद्यान विभाग कीवी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को पैकेजिंग व मंडीकरण की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध कराएगा। मान लीजिए ये किसान 761 किसानों ने मान लीजिए कि यहाँ पर कीवी के पौधे लगा दिए और इसमें फल आ गया, और इनको किस प्रकार से मार्केट में सेल किया जाएगा और कहाँ किस मंडी में इसको भेजा जाएगा और पैकिंग किस प्रकार से होगी, वो सारी सुविधाएं आपके क्या करेगी, आपके उद्यान विभाग आपकी हेल्प करेगी, तमाम चीज़ें। अब देखिए जो कीवी उत्पादन के लिए अगर हम बात करें तो चमोली की जो जलवायु है और वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त है इस फल के लिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा वातावरण यहाँ पर माना जाता है इसके लिए। और ये जो फल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जंगली जानवरों से भी इस फल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से रुए टाइप के उठे रहते हैं तो जानवर इस फल को नहीं खाता है और किसी भी प्रकार से इसे नुकसान नहीं पहुंचता है। हाँ, इंसान भले ही नुकसान पहुंचाते हैं मगर जो जानवरों के माध्यम से इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा। और कीवी के उत्पादन से अगर हम बात करें तो काश्तकारों को यहाँ पर अच्छी आमदनी होगी, कहीं ना कहीं उनको लगातार यहाँ पर क्या होगा, इनका रोजगार में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कीवी का भी उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा शुभम काला कौन है, ये किस जनपद से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो इनको आज हर कोई जानता है, या एक प्रश्न बन चुका है अगर हम कहें तो। देखिए क्यों चर्चा में है शुभम, ये आपको देखिए शुभम काला का ड्रोन जो कैमरा मॉडल है वो आपके क्या है राष्ट्रीय स्तर के लिए क्या है चयनित हो गया है। देखिए शुभम काला के ड्रोन को, जो ड्रोन कैमरा इन्होंने जो मॉडल बनाया था अपना, तो इनका जो राष्ट्रीय स्तर के लिए इनका चयन हो गया है। ठीक है, अब ये किसके अंतर्गत होगा, जो शिक्षा नवाचार की निधि के अंतर्गत इनका क्या है, ये प्रोजेक्ट पर इन्होंने कार्य किया और उनकी जो रचनात्मकता के क्षेत्र में जो उनके उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो ये कहा है, ये GIC रुद्रप्रयाग के छात्र हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुभम काला किस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र हैं, तो ये GIC ये रुद्रप्रयाग के ये छात्र शुभम काला को यहाँ पर किया गया। जो यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं मयूर दीक्षित ने इन्हें क्या करें, इनके जो प्रोजेक्ट है जो ड्रोन कैमरा वाला जो मॉडल ये बना रहे हैं, तो इसके लिए इन्हें 50,000 रुपये की यहाँ पर धनराशि आपके जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जो यहाँ के रुद्रप्रयाग के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने इनको 50,000 रुपये की यहाँ पर मदद की है। और हल्द्वानी में जो पिछले दफ़े यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था स्टेट लेवल का, तो यहाँ पर इनका जो ड्रोन कैमरा है ये राष्ट्रीय स्तर के लिए यहाँ पर क्या है चयनित हो चुका है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे उत्तराखंड में फुटबॉल मैदान का यहाँ पर शिलान्यास कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड का जो खेल है वो आपके फुटबॉल है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड में जो फुटबॉल मैदान का भी क्या कर दिया गया है शिलान्यास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की अगर हम बात करें अजय भट्ट हैं आपके। ठीक है, और जो यहाँ की खेल मंत्री है उत्तराखंड की रेखा आर्या ने हल्द्वानी में 4 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बनने वाले क्या है ये जो फुटबॉल मैदान का यहाँ पर क्या कर दिया है शिलान्यास। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो उत्तराखंड में जो फुटबॉल
मैदान बनने जा रहा है उसके लिए कितनी धनराशि यहाँ पर आवंटित की जा रही है और कितने धनराशि का ये बनेगा, तो आपको बताना 4 करोड़ रुपए से भी अधिक का धनराशि यहाँ पर क्या होगी, इसमें व्ययी होगी और यहाँ पर केंद्र सरकार से क्या करेगी, इसमें जारी करेगी। और मैदान बनने से उत्तराखंड के जो खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभाओं को निखारने और अधिक मदद मिलेगी। और इस अवसर पर जो खेल मंत्री और राज्य रक्षा मंत्री हैं, राज्य मंत्री खेलों की उत्कृष्ट कार्यों के लिए यहाँ पर क्या है, जो यहाँ के बच्चे थे उनको इन्होंने सम्मानित किया। कहीं ना कहीं ये लेके चले कि उत्तराखंड का जो राज्य खेल है जो फुटबॉल, कहीं ना कहीं उसको एक नई दिशा, एक नए पंख देने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे जाएंगे इस यहाँ से कि दादा फाल्के अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में विजेताओं की घोषणा की गई थी। किस किस को यहाँ पर दादा फाल्के पुरस्कार मिला, कौन सी फिल्म को, ये आपको बताना। देखिए यहाँ पर दिया गया है दादा फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अब बात करें। ठीक है, यहाँ पर 2012 से ये शुरू हुआ था दादा फाल्के पुरस्कार, और यह एक स्वतंत्र कोऑपरेटिव फिल्म पुरस्कार है। और यह पुरस्कार जो है परंपरागत दादा फाल्के पुरस्कार से ये भिन्न है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब दादा फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करें, दादा फाल्के पुरस्कार भारत सरकार फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा इसके द्वारा आयोजित एक समारोह में यहाँ प्रदान किया जाता है। देखिए कभी भी वो फिल्म इंडस्ट्री इसको नहीं कराती है, जो दादा फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है वो भारत सरकार के फिल्म समारोह निर्देशालय के माध्यम से ये आयोजित किया जाता है। ये एक समारोह के माध्यम से इन पुरस्कारों को दिया जाता है। और दादा फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आयोजित पूरी तरीके से एक निजी समारोह है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आपको फिर से मैं दोहरा देता हूँ, दादा फाल्के के परिवार के सदस्यों द्वारा आयोजित पूरी तरीके से एक क्या ही निजी समारोह है। और 2023 का आयोजन उनके पोते ने ये किया था। दादा फाल्के भारतीय सिनेमा के पिता ये कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय सिनेमा के पिता किसे कहा जाता है, तो दादा फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। देखिए अब देखिए किस किस को यहाँ पर ये तमाम चीज़ें मिली, अवार्ड मिला। देखिए यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड अगर हम किसी को गया था इस बार का 2023 का, तो ये आरआर मूवी को दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि आरआर का जो मूवी का जो सॉन्ग है, जो आपके यहाँ पर ऑस्कर के लिए जो नॉमिनेट हो, म्यूजिक के लिए उसे जो ऑस्कर मिला था, नाटो नाटो सॉन्ग के लिए उसे ये दिया गया था। वहीं आप अगर बात करें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही इस बार की, तो द कश्मीर फाइल्स ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर रही। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो रही 2023 की, वो आपके आलिया भट्ट क्या रही, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अगर कहें तो रणबीर कपूर को यहाँ पर चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R.K. बाल्की को चुना गया है, जिन्होंने RRK को डायरेक्ट किया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ छायाकार P.S. विनोद ये है। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में अगर हम पुरुष की बात करें तो सचेतन टंडन को ये दिया गया है। वहीं पर अगर पार्श्व गायिका की बात करें महिला, तो नीति मोहन को ये दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला की अगर हम बात करें, जो आजकल वेब सीरीज चलती हैं, तो उसके अंतर्गत रुद्र को क्या दिया गया है, वेब सीरीज के अंतर्गत ये अवार्ड इसको यहाँ पर मिले। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई दफ़े क्वेश्चन आज के डेट में ये पूछा गया होगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व जो ये अभ्यास हुए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर दफ़े पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर भारत और जापान ने हाल ही में धर्म गार्डियन यहाँ पर अभ्यास किया था। जो कभी क्वेश्चन पूछा, धर्म गार्डियन अभ्यास किसके मध्य में हुआ था, भारत और जापान के मध्य में ये संयुक्त अभ्यास हुआ था। 2023 में ये आयोजित किया गया था। ये जो युद्ध अभ्यास था जापान में, जो शिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया था। और भारतीय सेना की जो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया था। कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, धर्म गार्डियन 2023 का जो संयुक्त अभ्यास हुआ था, इसमें भारत की ओर से कौन सी रेजिमेंट ने इसमें क्या करते हैं आपके प्रतिभाग किया था। तो गढ़वाल राइफल के रेजिमेंट ने इसमें क्या किया था, प्रतिभाग किया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना। दोनों देशों की जो सेनाओं ने एक दूसरे के साथ किस प्रकार से रणनीति युद्ध में की जाती है, वो तमाम चीज़ों में इसमें
एक दूसरे से साझा का। और जो ये अभ्यास की अगर हम बात करें, धर्म गार्डन अभ्यास जो हुआ 2023 का, ये कौन सा संस्करण था, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका चौथा संस्करण ये भारत के साथ ये हुआ था। ठीक, सॉरी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, वो देखिए। अब हम बात करेंगे स्मार्ट खेती की बात करेंगे, किस प्रकार से स्मार्ट तरीके से खेती की जाएगी। आप जैसे इस प्रकार में देख पा रहे होंगे फोटो में, देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में 2 से 4 मार्च 2023 तक यहाँ पर क्या हुआ, श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा की विषय पर क्या होती है, यहाँ पर एक विज्ञान मेले का यहाँ पर आयोजन किया था। इसमें मेले में चमोली जिले के 30 किसानों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया था और मेले में किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने की जानकारी यहाँ पर दी गई। देखिए यहाँ पर क्या बना कि स्मार्ट खेती के अंतर्गत जो नई दिल्ली में जो 2 से 4 मार्च के बीच में जो बैठक हुई थी, इस बैठक में यह कहेंगे जो कृषि विज्ञान मेला था, यहाँ से उत्तराखंड के किस जनपद के 30 किसानों ने प्रतिभाग किया। तो चमोली जिले के 30 किसानों ने इसमें प्रतिभाग किया। श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा विषय पर यह चर्चा हुई थी। इस मेले पर दिल्ली में कृषि विज्ञान मेला आयोजित हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता कि उत्तराखंड के किस जिले से 30 किसानों ने प्रतिभाग किया था। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि चमोली जिले के यहाँ पर 30 किसानों ने क्या किया था, यहाँ पर प्रतिभाग किया था। दोस्तों इसे नोट बनाते हुए चलिएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर हल्द्वानी में शोधन यंत्र का लोकार्पण यहाँ पर कर दिया गया है। ये आपको याद रखना। देखिए ये जो इस यंत्र का जो लोकार्पण किया है पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में 35 करोड़ 58 लाख करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मल जल शोधन और पुराना कचरा निस्तारण का यहाँ पर किया गया था, उद्घाटन किया गया था। जिस प्रकार से हल्द्वानी में पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो सीवरेज की जो समस्या थी, जो मल जल शोधन था, जो गटर का जो पानी निकल रहा था और जो पुराना जो कचरा का निस्तारण करने के लिए यहाँ पर 35 करोड़ 58 लाख रुपए की यहाँ पर लागत से यहाँ पर क्या करें, ये इसको निस्तारण करने के लिए जो जल मल है, जैसे जो गंदा पानी है, जो आपके सीवरेज का पानी है और पुराना कचरा जो निस्तारण के लिए यहाँ पर क्या गया, एक संयंत्र लगाने की बात करी जा रही है। ठीक है, इसका उद्घाटन यहाँ पर कर दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए, भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास के दौरान 4 अमेरिकी सैनिकों ने नंदा देवी पर्वत पर यहाँ पर की चढ़ाई। देखिए अमेरिका के 4 सैनिकों ने आपके नंदा देवी पर्वत पर यहाँ पर चढ़ाई की। अब भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास के दौरान कितने सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि 4 सैनिकों ने यहाँ पर क्या था, इस पर्वत श्रृंखला पर क्या चढ़ाई की। उत्तराखंड में यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड में भारतीय और अमेरिका के संयुक्त अभ्यास युद्ध में अभ्यास के जो 18वां संस्करण ये हो रहा था, अमेरिका और भारत के बीच जो युद्ध अभ्यास हो रहे थे, इस दौरान पहली बार 11वें एयरबोर्न डिवीजन के 4 अमेरिकी सेना अधिकारियों को भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत पर प्रोन्नत किया गया है। ये आपको बताना, यहाँ पर जो 4 अमेरिका के जो सेना के जो अधिकारी थे, इन्होंने भारत की जो सबसे दूसरी नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम नंदा देवी पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने चढ़ाई की। ठीक है, यहाँ पर आपको देख पा रहे हो कि कैप्टन रुदित, कैप्टन रेसेल और कैप्टन ब्राउन और कैप्टन हैग ये युद्ध अभ्यास के दौरान हिमालय में प्रोन्नत होने वाले पहले 4 अमेरिकी सैनिक अधिकारी बन चुके हैं। और 11वीं ये जो इनकी बटालियन है, 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की दूसरी ब्रिगेड के अमेरिकी क्या हैं, सैनिक और असम रेजिमेंट के भारतीय सेना के जवान 2 सप्ताह तक इनके बीच क्या हुआ था, यहाँ पर युद्ध अभ्यास हुआ था, जहाँ पर इन्होंने किस प्रकार से युद्ध की कलाएं होती हैं, किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए, तमाम चीज़ों पर इन्होंने तकनीकी युद्ध आदान प्रदान, यहाँ पर जो नई तकनीकों की जो हथियार है उनका अभ्यास करा, तमाम चीज़ें ये इसके अंतर्गत इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे संयुक्त मानव सहायता और आपदा राहत कार्यों पर भी यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया। कंजाजंग के बाद नंदा देवी भारत का सबसे दूसरा क्या है, ऊंचा पर्वत माना जाता है। और दूसरी तरफ भारत के भीतर स्थित कंजाजंग भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें, चमोली जिले में ये है दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी के रूप में, जो नंदा देवी गढ़वाल का ये हिमालय का एक हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
आप सभी लोग कह रहे होगे ये तो हमें पता ही है, जिसमें पेपर आता है तो उसमें सारी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अंतिम टॉपिक की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को मिला क्या, अटल निर्मल नगर पुरस्कार। ये किस दिया, देखिए दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मुख्य सेवक सदन में क्या करा, इन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो निर्मल नगरों को यहाँ पर किया गया, उन्होंने अटल निर्मल पुरस्कार यहाँ से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में जो अगर हम देखें, मुख्यमंत्री ने 9 निकायों को यहाँ पर क्या अटल निर्मल पुरस्कार यहाँ पर दिए गए और 5 निकायों को यहाँ पर स्वच्छता गौरव सम्मान यहाँ दिए गए। अगर हम बात करें देहरादून नगर निगम, मुनि की रेती और नगर पालिका और साथ ही नंद प्रयाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नगर पंचायत को यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रथम पुरस्कार से यहाँ नवाजा गया। ठीक है, ये आपको पता है। और साथ ही इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे हरिद्वार नगर निगम हो गया, कैंट बोर्ड हो गया, लंडोरा हो गया और साथ ही आपके जो नगर पालिका रामनगर और डोईवाला और नरेंद्र नगर को स्वच्छता सम्मान गौरव सम्मान से यहाँ पर क्या गया, सम्मानित किया गया। दोस्तों जो ये मैंने आप लोगों के बीच ये जो श्रृंखला रखी वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को लगता है कि ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं तो प्लीज़ इसके नोट्स आप अपनी कॉपी में बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं नज़दीक हैं तो वहाँ ये पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय